नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं आस्था हाजिर हूँ दिन भर की बड़ी खबरों को लेकर। तो बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। ऑनलाइन गेमिंग में नंबर 1 यूपी। गेमिंग उद्योग सबसे तेजी से बढ़ते हुए क्षेत्रों में से एक है। वर्ष 2022 तक देश में गेमिंग बाजार 260 करोड़ डॉलर तक हो गया था, जो वर्ष 2027 तक 860 करोड़ डॉलर तक पहुंच जाएगा। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यूपी ने इस क्षेत्र में कमाल किया है। उत्तर प्रदेश ऑनलाइन गेमिंग के मामले में देश में सबसे आगे है। विश्व कप के सीजन ने इसे और आगे बढ़ा दिया है। साथ ही राज्य सरकार ने 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी लगाने का फैसला किया है, जिससे राज्य के राजस्व में 1700 करोड़ रुपए की वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है। आधिकारिक अनुमान के अनुसार उत्तर प्रदेश में इस साल ऑनलाइन गेमिंग पर 6000 करोड़ रुपए के दाव लगाने की उम्मीद है। इनमें से 1800 करोड़ रुपए तो सिर्फ विश्व कप सीजन में लगने का अनुमान है। ऑनलाइन गेमिंग उद्योग के राज्य कर विभाग को करीब 1700 करोड़ रुपए राजस्व मिलने की उम्मीद है। ये पहली बार होगा जब राज्य सरकार को ऑनलाइन गेमिंग से इतना राजस्व प्राप्त होगा। लेते हैं आज की दूसरी खबर। इको टूरिज्म स्थलों के लिए शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, कतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे स्थलों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने का निर्देश दिया है। सीएम ने कहा कि 4 लेन रोड कनेक्टिविटी, गाइड, ठहरने और खाने पीने जैसी सुविधाओं को प्राथमिकता के आधार पर विकसित किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठक में ये महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसके तहत उत्तर प्रदेश में हस्तिनापुर में राज्य पशु बारहसिंगा और संत कबीर नगर में राज्य पक्षी सारस संरक्षण केंद्र बनाने पर भी विचार हुआ है। बैठक में सीएम ने कहा कि जैव विविधता के संरक्षण की दिशा में हमें अपने प्रयास जारी रखने होंगे। ये सुखद है कि गंगा में डॉल्फिन की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। लोगों में डॉल्फिन को लेकर जागरूकता लाने के लिए उन्होंने डॉल्फिन मित्र नियुक्त करने पर जोर दिया है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में राज्य पशु बारहसिंगा और राज्य पक्षी सारस के संरक्षण के लिए चरणबद्ध ढंग से कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। नियोजित प्रयासों से ही प्रदेश में बाघों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि वन्य जीवों के रेस्क्यू में मानकों का पूरा ध्यान रखा जाए। लेते हैं आज की तीसरी खबर। यूपी में लिफ्ट एंड एस्केलेटर एक्ट होगा लागू। यूपी में लगातार हो रहे लिफ्ट से हादसों के बीच अब लापरवाही करने वालों के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार कठोर कानून लागू करने की तैयारी में है। यूपी के ऊर्जा विभाग ने यूपी लिफ्ट एंड एस्केलेटर एक्ट का मसौदा तैयार किया है, जिसमें प्रावधान किया गया है कि बिना पंजीकरण के कोई भी लिफ्ट नहीं लगा सकेगा। इतना ही नहीं, लिफ्ट या एस्केलेटर से हादसे होने पर 1 लाख रुपए जुर्माना और 3 महीने की सजा या दोनों का प्रावधान किया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, केरल, झारखंड, असम और हिमाचल प्रदेश में लिफ्ट एक्ट पहले से ही लागू है। इस एक्ट के तहत किसी भी लिफ्ट की अधिकतम उम्र 20 से 25 साल होती है, लेकिन सही मेंटेनेंस नहीं होने पर ये उम्र घट जाती है। वहीं नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 में 15 मीटर से ज्यादा ऊंची सभी इमारतों में लिफ्ट लगवाना अनिवार्य किया गया है। लेते हैं आज की चौथी खबर। यूपी SSSC ईमेल पर भेज रहा है एडमिट कार्ड। उत्तर प्रदेश के 35 जिलों में 28 और 29 अक्टूबर को पेट परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है। यूपी SSSC पहली बार पेट 2023 के लिए अभ्यर्थियों के रजिस्टर्ड ईमेल पर एडमिट कार्ड भेज रहा है। ईमेल पर एडमिट कार्ड भेजने की शुरुआत भी हो गई है। वही अभ्यर्थी 19 अक्टूबर यानी कल से इसे आयोग की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि इस बार परीक्षा में 20,07,000 अभ्यर्थी बैठेंगे। 2 दिन में कुल 4 शिफ्ट में परीक्षा होगी। पहली पारी सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पारी दोपहर बाद 3 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। इसके अगले दिन भी इसी टाइमिंग में शिफ्ट रहेगी। इस परीक्षा में कुल 100 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आधारित होंगे। सभी सही उत्तर पर 1 नंबर मिलेगा। वही गलत उत्तर पर 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग भी लागू होगी। परीक्षा में 2 घंटे का पेपर ड्यूरेशन मिलेगा। लेते हैं आज की 5वीं खबर। यूपी में होगी डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक की शुरुआत। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए योगी सरकार एक नई पहल करने जा रही है। इस पहल के तहत प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक की स्थापना की जाएगी। डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक एक तरह से प्राइमरी हेल्थ सेंटर की तरह काम करेंगे, जहां न केवल ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डॉक्टर्स का परामर्श मिलेगा, बल्कि हेल्थ केयर असिस्टेंट के साथ ही लेबोरेटरी की भी सुविधा मिलेगी।
फिलहाल ये डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक पायलट प्रोजेक्ट के तहत लखनऊ और बुलंदशहर के कुल 20 सेंटर्स में जल्द खोले जाएंगे, जिसके बाद इसे पूरे प्रदेश में शुरू किया जाएगा। प्रदेश सरकार की इस पहल का उद्देश्य गांवों और सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारना है, ताकि रियायती दरों पर लोगों को गंभीर से गंभीर बीमारियों में चिकित्सकीय परामर्श के साथ ही दवाइयां और पैथोलॉजी टेस्ट की सुविधा दी जा सके। लेते हैं आज की अगली खबर। मानक अधूरे तो मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पर रोक। उत्तर प्रदेश में मानक पूरे न होने पर अगले सत्र में प्रदेश के मेडिकल, नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेजों में प्रवेश पर रोक लगाई जा सकती है। इसके लिए अटल चिकित्सा विश्वविद्यालय ने कॉलेजों की पड़ताल शुरू कर दी है। जांच में किसी कॉलेज में मानक पूरे न होने पर नोटिस दिया जाएगा। इसके बाद भी तय समय में मानक पूरे नहीं हुए तो अगले सत्र में प्रवेश पर रोक लगाई जा सकती है। अटल चिकित्सा विश्वविद्यालय से अब तक कुल 365 कॉलेज संबद्ध हो चुके हैं। इसमें 47 मेडिकल, 14 डेंटल, 254 नर्सिंग और 48 पैरामेडिकल कॉलेज है। विश्वविद्यालय ने संबद्धता देते वक्त सभी कॉलेजों को लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया था। इसके मुताबिक सिर्फ उन कॉलेजों में कोर्स चलाने की अनुमति होगी जहां तय समय में मानक पूरे होंगे। ऐसे में विश्वविद्यालय ने गुणवत्ता सुधार के लिए सभी कॉलेजों के मानकों की जांच शुरू कर दी है। इसके तहत नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेजों में शुल्क वसूली, कॉलेज स्थापना की पत्रावली, सीएमओ सत्यापन रिपोर्ट, प्रदूषण, अग्नि सुरक्षा संबंधी प्रमाण पत्र, संबद्धता और फैकल्टी की योग्यता समेत कई मानकों की पड़ताल हो रही है। लेते हैं आज की 7वीं खबर। इमरजेंसी मेडिसिन विभाग में बढ़े 15 बेड। एसजीपीजीआई के मरीजों और तीमारदारों को बड़ी राहत मिली है। संस्थान के इमरजेंसी मेडिसिन में 15 बेड बढ़ा दिए गए हैं। रेड जोन में 15 बेड का विस्तार हुआ है। इसके अलावा एसजीपीजीआई में अंग दान करने वाले मरीजों के इलाज का खर्च माफ किया जाएगा। वहीं नए बेड पर मरीजों की भर्ती शुरू हो गई है। इससे 60 बेड से बढ़कर 75 हो गए हैं। बता दें कि 30 बेड वाली इमरजेंसी को 24 मई 2022 को नए भवन में शिफ्ट किया गया था। अगले चरण में 20 बेड का विस्तार होगा। लेते हैं आज की 8वीं खबर। हाईकोर्ट से 22,000 सिपाहियों को मिली राहत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा शासनकाल में 2005 और 6 बैच की भर्ती में नियुक्ति होने के बाद बसपा शासनकाल में नौकरी से निकाले गए 22,000 सिपाहियों को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने इन सिपाहियों को वर्ष 2006 से सेवा में निरंतर मानते हुए उन्हें वेतन वृद्धि, पदोन्नति समेत सभी सेवा लाभ देने का आदेश यूपी सरकार को दिया है। हाईकोर्ट ने यह आदेश उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेश दिनांक 17 फरवरी 2022 में प्रतिपादित व्यवस्था को आधार बनाते हुए पारित किया है। सपा शासनकाल में 22,000 सिपाहियों को निकाल दिया गया था। लेते हैं आज की अगली खबर। बांके बिहारी मंदिर में मोबाइल प्रयोग पर प्रतिबंध। तीर्थ नगरी मथुरा के वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं के मोबाइल प्रयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मंदिर में आज सुबह गेट संख्या 3 पर प्रवेश करने वाले श्रद्धालुओं के मोबाइल प्रशासन द्वारा तैनात कर्मचारियों ने पैक कर दिए। मोबाइल को विशेष पाउच में लॉक करने के बाद ही प्रवेश दिया गया। श्रद्धालुओं के पैक मोबाइल मंदिर से निकलते समय गेट पर तैनात कर्मचारियों द्वारा QR कोड स्कैन से खोले गए। इस दर्शन के दौरान श्रद्धालु मोबाइल का प्रयोग न कर सके। ये ट्रायल सुबह गेट संख्या 3 पर हुआ। ट्रायल के बाद ये व्यवस्था मंदिर के दूसरे गेट पर भी जल्द लागू की जाएगी। मंदिर प्रबंधक मुनीश कुमार ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा कारणों से व्यवस्था लागू की गई है। पैक मोबाइल के पाउच इस तरह के हैं कि श्रद्धालु इसे खुद खोल नहीं सकते। इसके लिए सॉफ्टवेयर बनाया गया है। QR कोड स्कैन करने पर ही ये विशेष पैक खोला जा रहा है। ये ट्रायल एक एजेंसी द्वारा किया जा रहा है। लेते हैं आज की 10वीं और आखिरी खबर। लखनऊ में 27 अक्टूबर से शुरू होगा श्री अन्न महोत्सव। उत्तर प्रदेश सरकार श्री अन्न यानी मिलेट्स पर काम करने वाले किसानों का सम्मान करेगी। इसके तहत कृषि कुंभ से पहले 27 और 29 अक्टूबर तक इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव होगा। इस दौरान राज्य स्तरीय मिलेट्स कार्यशाला भी होगी। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। महोत्सव के पहले दिन 6 मंडल, दूसरे दिन 5 मंडल व तीसरे दिन 7 मंडलों के किसान इसमें हिस्सा लेंगे। साथ ही इसमें कृषि विश्वविद्यालय व 2 कॉलेज के शिक्षक छात्र भी हिस्सा लेंगे। महोत्सव के माध्यम से श्री अन्न फसलों के उत्पादन, उपभोग, विपणन, निर्यात आदि के बारे में भी जागरूक किया जाएगा। सम्मेलन में हर मंडल के हर जिले से 50 प्रगतिशील किसान, कृषक उत्पादक संगठन के 10 प्रतिनिधि व 10 प्राविधिक सहायक हिस्सा लेंगे। आज का यूपी में फिलहाल इतना ही। अपने शहर की बड़ी खबरों का अपडेट पाने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बातें यूपी की।